नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के पास इस समय 3 विकल्प हैं। पहला मौत, दूसरा विकल्प है तालिबान के राज में मौत से भी बदतर जिंदगी, तीसरा विकल्प है शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान के बाहर निकल जाना। गुरुवार के धमाके के बावजूद लोगों ने तीसरा विकल्प चुना और किसी आतंकी हमले में मौत की आशंका के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर किस्मत की उड़ान का इंतजार करने आ गए। आज तक की टीम वहां मौजूद है। आपको अपनी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए वहां का आंखों देखा हाल बताएंगे। हर साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट बनती है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जगह दी जाती है। इन्हें पावरफुल बताया जाता है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर जो घटनाक्रम चल रहा है, अमेरिका और उसकी मित्र मंडली अफगानिस्तान से जिस तरह बेआबरू होकर निकली है, उसके बाद ऐसी तमाम पावर लिस्ट खोखली और कमजोर नजर आती हैं और इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। आज काबुल से भागते बड़े बड़े देशों की पीठ देखिएगा, जिस पर उनकी नाकामियां और संवेदनहीनता लिखी है। आईसिस खुरासान, जिसने काबुल एयरपोर्ट पर लाशों का ढेर लगा दिया, आज उसे डिकोड करेंगे। यह आतंकवादी संगठन गरम दिमाग का है। इसका कनेक्शन हाफिज सईद से है और कुछ मसलों पर इसकी सोच तालिबान से मेल नहीं खाती। आईसिस के को एयर कंडीशन कमरों में शांति वार्ता करने वालों से सख्त नफरत है और यह आईसिस के खुरासान नक्शे को जिहाद के जरिए हकीकत बनाना चाहता है। इन आतंकियों का ख्वाब है कि भारत भी इनके कब्जे में आ जाए। आज इसे जानना जरूरी है। इसके साथ ही आपको आतंकवाद का अफगानिस्तान घराना दिखाएंगे, जिसका टारगेट भारत है। समझने वाली बात यह है कि जिस तरह भूकंप का एपिसेंटर यानी केंद्र बिंदु होता है, उसी तरह आतंक का भी केंद्र बिंदु होता है। पहले आईसिस के आतंक का केंद्र बिंदु इराक और सीरिया बना हुआ था। अब यह केंद्र बिंदु अफगानिस्तान में शिफ्ट हो रहा है, यानी भारत के और करीब आ गया है। अमेरिका के छोड़े हुए हथियार, पाकिस्तानी ट्रेनिंग, चीन का पैसा और तालिबान की सत्ता मिलाकर अफगानिस्तान को आतंक का केंद्र बिंदु बना सकते हैं। यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका विश्लेषण हम विस्तार से करेंगे। जिंदगी की उम्मीद जब मौत के डर पर हावी हो जाती है तो क्या होता है, यह देखना है तो काबुल एयरपोर्ट सबसे मुफीद जगह है। अफगानिस्तान में तालिबान राज से मुक्ति के लिए संघर्ष करते हजारों अफगानियों की यह भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 12 दिनों से यूं ही जुटी हुई है। कल हुए आतंकवादी धमाकों का डर भी इन अफगानियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि एक ही बार में मौत का डर तालिबान के खूनी शासन में रोज रोज मरने के डर के आगे बौना साबित हो गया। पहली तस्वीर कल की, बम धमाकों से चंद घंटे पहले की, जिसमें हजारों अफगानी काबुल एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए संघर्ष कर रहे। और दूसरी तस्वीर आज की है, यानी काबुल एयरपोर्ट पर कयामत की रात के बाद पहली सुबह की। जगह भी वही है जहां कल बम धमाके हुए। बस इस भीड़ में आज वो अफगानी नागरिक नहीं थे जो कल आतंकी हमलों में घायल हुए या फिर जिनकी जान चली गई। जब काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाकों से दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका तक डर गया, तब इन बम धमाकों को अपनी आंखों को के सामने होते हुए देखने के बाद भी ये अफगानी नागरिक टस से मस तक नहीं हुए। ऐसा क्यों है, ये बताने की जरूरत नहीं, कि अफगान लोगों के पास ऐसे बम धमाकों से डरने का कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें ऐसे ही जीना होगा। आतंकी धमाकों के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन काबुल में आम अफगानियों के लिए कुछ भी नहीं बदला। आज तक संवाददाताओं की टीमें इसकी चश्मदीद है। जगह काबुल एयरपोर्ट, समय शाम 6 बजे, पहले धमाके से 1 घंटा पहले। काबुल एयरपोर्ट पर ढलते हुए दिन और कयामत की रात के बीच 1 घंटे के दौरान जो हुआ वो आपके सामने है। दौड़ते भागते लोग और पीछे से आती गोलियों की आवाजें। जगह काबुल एयरपोर्ट, समय शाम 7 बजे, पहला धमाका एबी गेट के नजदीक। ये पहली तस्वीरें हैं जब काबुल एयरपोर्ट पर कयामत की रात की शुरुआत हुई और पहला बम धमाका हुआ। एबी गेट पर हुए धमाके के बाद लोगों की लाशें बिखर गईं। जगह काबुल एयरपोर्ट, समय शाम 7:55, दूसरा धमाका
बेरून होटल के नजदीक। 1 घंटे बाद दूसरा धमाका हुआ और हर तरफ चीख पुकार मच गई। तब तक साफ हो चुका था कि यह आतंकवादी हमला है। और फिर बम धमाकों के साथ खत्म हुई शाम। कैसे काबुल के लिए कयामत की रात साबित हुई, आज तक इसका चश्मदीद गवाह है। I'm go to now to hospital on the way. You see in the photo, in a video, the people are killed in this explosion to the airport area. Now I'm on the way, go to the emergency hospital, to the Kabul emergency hospital. You're waiting for the new report from India today. And also you see the people, they're civilian people, they want to travel to other countries. They're lining up outside the airport and they are killed by one explosion and outside of the airport. वॉशिंगटन में बैठकर अमेरिकी अधिकारी जब सोशल मीडिया पर इन बम धमाकों में मारे गए अपने सैनिकों का अपडेट जारी कर रहे थे, तब काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफगान नागरिकों की लाशें बिछी थीं। सैकड़ों निर्दोष अफगान नागरिक दर्द से तड़प रहे थे। पूरी रात काबुल की सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन बजते रहे। अस्पतालों में लाशों और घायलों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। आज तक की टीमें काबुल में कयामत की इस रात की हर तस्वीर को रिपोर्ट कर रही थीं। पत्रकारिता धर्म के साथ साथ इंसानियत का धर्म भी निभा रही थी। Guy is injured in this explosions. You see, I want to go to hospital in my car. This is my car, and this guy is injured in the explosion today in airport area. There is not a place for some injured and killed people. I want to travel and displace this injured people to other hospital from emergency of Kabul. Local video, a lot of people injured in that today explosion on airport. Unfortunately, some guys martyred in the outside the airport. They are civilian people. And there are some people disappeared in these explosions. Now you look and see in the video a lot of injured people. They are civilian. They are came to a hospital. They are emergency and they don't have a good health. काबुल एयरपोर्ट पर हुए 2 धमाकों ने कम से कम 90 अफगान नागरिकों की जान ले ली, जो पिछले 12 दिनों से एयरपोर्ट के बाहर इस इंतजार में खड़े थे किसी को तो उन पर दया आएगी। जब एयरपोर्ट पर धमाका हुआ तब शाम की नमाज का समय था। जब धमाका हुआ तब लोग एयरपोर्ट के गेट पर खड़े थे। एम्बुलेंस घायलों और मृतकों को ले जा रही थी। मेरे भाई का पैर जख्मी हुआ है और हम उसे लेकर अस्पताल आए हैं। पूरी रात काबुल का खून रिसता रहा। तालिबान के जो लड़ाके हाथों में बंदूक लिए अफगानियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए घूमते फिरते दिखते थे, वो पता नहीं कौन से बिल में जाकर छिप चुके थे। और जब सुबह हुई तो काबुल के अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ चुकी थी। अभी इमरजेंसी के सामने हूँ। यहाँ पर फैमिलीज अपने डेड मेंबर और इंजर्ड मेंबर के तलाश पर है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं। वहाँ पर एक साइन पड़ा हुआ है जो इंजर्ड पर्सन के लिए है और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि किसके फैमिली मेम्बर है। ऐसा लग रहा था मानो काबुल में कयामत की इस रात की सुबह कभी नहीं होगी, लेकिन सुबह काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचकर ऐसा लगा मानो बीती रात कुछ हुआ ही नहीं था। लोग वैसे ही भीड़ लगाए खड़े थे जैसे धमाके से पहले खड़े थे। बम धमाकों का कोई डर, मौत का कोई खौफ वहां मौजूद किसी शख्स के चेहरे पर नहीं था। शायद ये जानते हैं कि इनके लिए तो मौत के डर के आगे ही जिंदगी है। काबुल, अफगानिस्तान से शिकिब नजारी और इजातुल्लाह अहमदजई के साथ आज तक ब्यूरो। काबुल धमाकों में सिर्फ असहाय अफगान नागरिकों ने ही जिंदगी नहीं गंवाई है। सुपर पावर अमेरिका के 13 सैनिकों ने, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ दुनिया में माना जाता है, उन सैनिकों ने जान गंवाई।
अमेरिका को सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि उसकी इज्जत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाला अमेरिका तालिबान के आगे तो पहले ही झुका हुआ था, लेकिन उसके कब्जे वाले काबुल एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले ने उसकी साख को बट्टा लगाने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले आईसिस के को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आत्मघाती हमले का अलर्ट होने के बावजूद अमेरिकी सेना और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमले को रोक नहीं पाई। इस कड़वी सच्चाई से जो बाइडेन कैसे मुंह मोड़ेंगे? Do not travel to Hamid Karzai International Airport. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport. जिस आतंकी हमले के बारे में सबको पहले से पता था, उस आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसा कैसे हो गया? इस पर बाइडेन मौन है। खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को कहकर आतंकवादियों ने बम धमाकों में उसके 13 सैनिकों की जान ले ली। ऐसा कैसे हो गया? इस पर भी बाइडेन मौन है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों के शोक में अमेरिका ने अपने झंडे को आधा झुका दिया, लेकिन झुका तो असल में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का सर है। These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों में 13 सैनिकों की मौत पर जो बाइडेन के दुख की कोई सीमा नहीं है। हकीकत में तो ये अमेरिका की नाकामी का नतीजा है, लेकिन अमेरिका कभी अपनी गलती मानता कहां है जो अब मानेगा। आतंकवादियों को तो जो करना था उन्होंने कर दिया, अब बाइडेन चाहे जो कहते रहें। As well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. बाइडेन कह रहे हैं कि वो भूलेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर इन धमाकों में अमेरिकी सैनिक नहीं मारे जाते तो क्या इस हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को बाइडेन छोड़ देते? क्योंकि इसी हमले में अफगानिस्तान के 90 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए। उनके प्रति शोक प्रकट करने का ख्याल तक बाइडेन को नहीं आया। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. बाइडेन छोड़िए, खुद को तुर्रम खान समझने वाले दुनिया के बड़े बड़े देशों की हवा एक आतंकवादी हमले के बाद ही टाइट हो गई है। फ्रांस ने हमले के फौरन बाद अफगानिस्तान से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। स्पेन ने अफगानिस्तान से अपना रेस्क्यू अभियान खत्म कर दिया है। ब्रिटेन ने भी काबुल एयरपोर्ट पर अपने रेस्क्यू मिशन से पैर पीछे खींच लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अब काबुल एयरपोर्ट से दूरी बना रहा है। ये वो देश हैं जो कल तक तालिबान से 31 अगस्त की डेडलाइन आगे बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे। अब वो अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को छोड़कर भाग रहे हैं। Australia's operations now for the evacuation have been completed. We were able to ensure the departure of the remaining Australian personnel over the course of last night. Wir haben heute Nachmittag Meldungen erhalten von Sprengstoffexplosionen. हम उन लोगों को नहीं भूले हैं जिनका अब तक रेस्क्यू नहीं हुआ। हम उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। Mehrere Selbstmordanschläge gewesen sind. अफगानिस्तान से दुनिया पल्ला झाड़ चुकी है, लेकिन बाइडेन कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक वापस लौटेंगे। लेकिन वो किसके लिए लड़ेंगे? अफगानिस्तान के लोगों को बचाने के लिए या ISIS के से तालिबान को बचाने के लिए, जिसे बाइडेन ने क्लीन चिट दे दी है। There is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों के दौरान अमेरिका ने जो बबूल बोए हैं, कल हुए धमाके उसी का फल हैं, जिसे चखने के लिए अफगानिस्तान के नागरिक अब आए दिन मजबूर होंगे।
अमेरिका ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। इस आरोप से अमेरिका कभी दोष मुक्त नहीं हो सकता। काबुल से नवीद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों का डर अफगानिस्तान के लोगों में इतना नहीं बैठा है जितना उन देश के लोगों के दिलों में बैठा है जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं। पहले तालिबान ने अमेरिका को झुकाया और अब आईसिस-के ने बॉम्ब धमाके करके उन तथाकथित ग्लोबल नेताओं की पोल खोल दी जिनके नाम हर साल दुनिया के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर शख्सियतों की लिस्ट में जुड़े होते हैं। अमेरिका होगा दुनिया का सबसे पावरफुल देश, लेकिन अफगानिस्तान में वो एक फेल देश साबित हो चुका है। 20 साल राज करने के बाद वो अफगानिस्तान को आतंकवादियों के हाथों में सौंपकर भाग खड़ा हुआ। रूस, जिसे अमेरिका के बाद सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, वो तालिबान के आगे नतमस्तक हो चुका है और हो सकता है कि आगे उसे मान्यता भी दे। चीन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति, जो खुद को महाशक्ति समझता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ खड़ा हो सके। वो तो तालिबानी आकाओं की मेजबानी तक कर चुका है। जर्मनी, यूरोप का एक शक्तिशाली देश, जो काबुल धमाकों के बाद अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में छोड़कर जाने का ऐलान कर चुका है, जबकि उसके नागरिक अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ब्रिटेन, जिसने न जाने कितने देशों पर साम्राज्य स्थापित किया, वो काबुल धमाके के बाद इतना डरा हुआ है कि 31 अगस्त से पहले ही रेस्क्यू मिशन पूरा होने की घोषणा कर चुका है। फ्रांस की तो बात ही मत करिए, जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उन्होंने काबुल बॉम्ब धमाकों के फौरन बाद अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस लौटने के लिए कह दिया। ये वो देश है जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है, जिनके पास दुनिया की शक्तिशाली सेनाएं मौजूद हैं, लेकिन काबुल बम धमाकों के बाद तो साबित हो चुका है कि इन देशों के दिल कितने छोटे हैं और इन छोटे छोटे दिलों में आतंकवादी संगठनों की कितनी दहशत भरी हुई है। ये वही अमेरिका है जिसने 9/11 टेरर अटैक के बाद अफगानिस्तान से अलकायदा और तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, और अब 20 साल बाद जब वो जा रहा है तो कह रहा है कि अफगानिस्तान में वो कामयाब होकर लौट रहा है क्योंकि उसने ओसामा बिन लादेन को मार दिया। और पिछले 20 वर्षों में अमेरिका पर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत कुछ गंवाया भी है, और बात सिर्फ डॉलर्स की नहीं है। 10 साल बाद अफगानिस्तान में किसी एक आतंकी हमले में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इससे पहले 6 अगस्त 2011 को 30 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी जब आतंकियों ने एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को रॉकेट से उड़ा दिया था। उसके एक महीने पहले 26 मई 2011 को भी एक बम धमाके में 9 नेटो सैनिक मारे गए थे, जिसमें 7 अमेरिकी थे। 21 दिसंबर 2015 को नेटो अफगान पेट्रोलिंग टीम पर एक सुइसाइड अटैक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। ये कल काबुल में हुए धमाकों से पहले तक अमेरिकी सैनिकों पर अफगानिस्तान में हुआ आखिरी आतंकी हमला था। बीते 20 वर्षों में अफगानिस्तान युद्ध में 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन तब जब अफगानिस्तान अमेरिकी सेना के लिए युद्ध का मैदान था, और कल के धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिक तब मारे गए जब अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध के खात्मे की घोषणा कर चुका है और तालिबान की तरफ से उसे सुरक्षा की गारंटी मिली हुई थी। तो अब क्या अमेरिका इस बात को लेकर श्योर हो सकता है कि अगला आतंकी हमला अमेरिका में नहीं हो सकता? इस बात का तो डर आज जो बाइडेन के चेहरे और बातों में भी झलक रहा था। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो एक आतंकी संगठन पर फोकस करता है और बाकियों के लिए जो उस पर आक्रमण नहीं कर रहे उसके हिसाब से वो आतंक नहीं होता। मुमकिन है आईसिस-के के ऊपर कुछ दिनों में वो एक सांकेतिक हमला करे, लेकिन क्या इससे तालिबान छोटा आतंकी हो जाता है, या फिर अलकायदा, जिसकी तरफ तो अमेरिका अभी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? आप देख रहे हैं खबरदार। बाइडेन आर्मी ने अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर तो समेट लिया, लेकिन आतंक की परछाई पीछा नहीं छोड़ रही। अमेरिका के सामने अब नया खतरा है आईसिस-के यानी आतंक के खुरासान मॉडल का। इस संगठन ने काबुल एयरपोर्ट पर लाशें बिछा दी और आगे आने वाले समय में इसका टारगेट भारत होने वाला है। खबरदार में हम इस आतंकी संगठन की पूरी कुंडली खंगालेंगे और इसकी शुरुआत नाम में जुड़े खुरासान शब्द से करते हैं। खुरासान एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है वो जहां से सूरज उगता है। ख्वार मतलब सूरज और आसान मतलब आने वाला या उगना। खुरासान नाम 3री या 4थी सदी में ईरान के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक सूबे को दिया गया था। तब ईरान के इस राज्य के अलावा अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान खुरासान का हिस्सा हुआ करता था। यही खुरासान
आतंकवादी अल बगदादी को इतना पसंद आया कि उसने आतंकवादियों की सत्ता का खुरासान मॉड्यूल तैयार कर डाला। पहले उसने हिंदुस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का हिस्सा इसमें जोड़ा, लेकिन बाद में उसने पूरे हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और चीन के आधे हिस्से को भी खुरासान में शामिल कर लिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान तो इसमें पहले से शामिल थे। बगदादी इन तमाम देशों में आतंक की हुकूमत चलाना चाहता था, शरीयत का राज कायम करना चाहता था। अमेरिका ने आईसिस खुरासान के अड्डों पर भी बार बार स्ट्राइक करके उसकी कमर तोड़ दी थी, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद यह संगठन फिर से ताकतवर हो रहा है। आपने आतंकियों की मातमपुरसी करने की ऐसी अद्भुत तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी होंगी। आतंक जिसका दीन ईमान हो, खून खराबा जिसका पेशा हो, जिसे अमन चैन इंसानियत से नफरत हो, वो घायलों के घाव पर मरहम रखने का पाखंड कर रहा है। अफगानिस्तान में सब कुछ अजब गजब चल रहा है। पहले एक आतंकी संगठन पूरे मुल्क पर कब्जा करता है, फिर दूसरा आतंकी संगठन बम ब्लास्ट करता है, उसके बाद पहले वाला आतंकी संगठन छाती पीटता है जैसे आतंक से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। तालिबान हो या खुरासान, आतंक की थाली के दोनों ही चट्टे बट्टे हैं। दोनों का चोली दामन वाला साथ है। 15 अगस्त को तालिबान का कब्जा होता है और उसी दिन पुले चरकी जेल का दरवाजा आतंकियों के लिए खोल दिया जाता है। जब आतंकी आजाद होंगे तो क्या वो जेल के बाहर निकलकर पूजा पाठ और हवन करेंगे? अफगानिस्तान पर तमाम आतंकी संगठनों की ललचाई नजरें लगी। तमाम आतंकी संगठनों को अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। आईएसआईएस खुरासान ने ये मौका देखकर धमाका किया है। दुनिया को खतरनाक इरादों का ट्रेलर दिखाया है। The intelligence community has assessed, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K. Took the lives of American service members. आखिर ये आईएसआईएस खुरासान क्या बला है? पहले हम आपको इसकी जन्म पत्री दिखाते हैं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर खुरासान नाम के इलाके में 2012 में लड़ाकों ने एक गुट बनाया। इस गुट में पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के पूर्व सदस्य जुड़े। 2014 तक यह संगठन ज्यादा सक्रिय नहीं था, लेकिन आईएसआईएस के ताकतवर होने के साथ ही इस संगठन की भी ताकत बढ़ने लगी। 2015 में यह खतरनाक संगठन के तौर पर दुनिया के सामने आया। जब अमेरिकी सेना इराक छोड़कर वापस चली गई तो इस संगठन ने अपना विस्तार शुरू किया। इस संगठन ने तालिबान छोड़ने वाले लड़ाकों को भर्ती किया, उज्बेक, ताजिक, विगर और चेचनिया के लड़ाकों को अपने साथ मिलाया। यूं समझिए कि आईएसआईएस खुरासान की जननी भी आईएसआईएस ही है और इसके लड़ाके भी तालिबानी ही हैं। खुरासान को पालने पोसने का काम तालिबान और पाकिस्तान करता रहा है। ट्रेलर के इस ट्रायंगल को भी समझना जरूरी है। आईएसआईएस खुरासान को आतंकियों की सप्लाई तालिबान पाकिस्तान से हो रही है। अफगानी तालिबान के असंतुष्ट आतंकी भी खुरासान में आकर ही पनाह लेते हैं। तालिबान के प्रिय हक्कानी नेटवर्क से भी आईएसआईएस खुरासान का सीधा कनेक्शन रहा। वही हक्कानी नेटवर्क जिसे तालिबान ने काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया। यानी कि सीधे सीधे ना सही, लेकिन खुरासान और तालिबान का पुराना याराना रहा है। दोनों आतंक के खिदमतगार रहे हैं। बस फर्क यह है कि कट्टरता में खुरासान तालिबान से भी कई कदम आगे है। उसे तालिबान का नरम पड़ जाना मंजूर नहीं। उसे तालिबान का अमेरिका से शांति वार्ता करना कबूल नहीं। उसकी एक ही फिलॉसफी है, इस्लामी राज्य का समर्थन और उसके गठन के लिए कुछ भी कर जाना। अपने इस दुश्मन को अमेरिका भी अच्छी तरह से पहचान रहा है। They made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. And that's what I've ordered them to do. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing.
अमेरिका आग बबूला तो हो रहा है, लेकिन सवाल है कि अफगानिस्तान से उसके चले जाने के बाद खुरासान की आतंकी खुराफात पर नकेल कौन कसेगा। पूरा खतरा है कि आतंकी संगठनों में एक नई लड़ाई छिड़ जाए और अफगानिस्तान एक नई जंग में उलझ जाए। आज तक ब्यूरो। इतने अनुभवों के बावजूद अमेरिका ये नहीं समझ पाया है कि गुड टेरर और बैड टेरर जैसी चीज नहीं हो सकती है। आप तालिबान के साथ डील करके आईसिस के को सिर्फ टारगेट नहीं कर सकते, उससे आतंक का खात्मा नहीं होगा। आतंकवाद का कोई स्टार्टअप बना रहा हो और उसमें हाफिज सईद को ट्रेनर के तौर पर शामिल न किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का कनेक्शन भी आईसिस खुरासान से है। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार 2014 में आतंकवादियों ने हाफिज सईद को अपने टारगेट आईसिस के प्रांत का पहला अमीर चुना था। तब अक्टूबर 2014 में हाफिज सईद ने बगदादी का साथ देने की बात कही थी। इन लोगों ने खुरासान प्रांत की लीडरशिप काउंसिल भी बना ली थी। यानी नक्शे पर राज्य है नहीं और राज्याभिषेक पहले ही हो गया, सब हवा में था। अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट के अनुसार 2017 में लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, हक्कानी नेटवर्क और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के कई आतंकी आईसिस खुरासान से जुड़ गए। हालांकि उसकी ताकत तेजी से नहीं बढ़ पाई। अब अफगानिस्तान में अमेरिका के पैकअप और तालिबान के सत्ता पर कब्जे के बीच आईसिस खुरासान को नई ऊर्जा मिली है। यह संगठन नए सिरे से पनप रहा है और इसे पाकिस्तानी आतंकियों का साथ मिल सकता है। यहां समझने वाली बात यह है कि जिस तरह भूकंप का एपिसेंटर यानी केंद्र बिंदु होता है, उसी तरह आतंक का भी केंद्र बिंदु होता है और आतंक का एक केंद्र बिंदु अब भारत के और करीब आ रहा है। आप इसे आतंक का अफगानिस्तान घराना भी कह सकते हैं। पहले आईसिस के आतंक का केंद्र बिंदु इराक और सीरिया बना हुआ था, अब यह केंद्र बिंदु अफगानिस्तान में शिफ्ट हो रहा है। अफगानिस्तान में अब इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। तालिबान की सत्ता वहां आ चुकी है। पाकिस्तान पहले से ही आतंकवादियों का ट्रेनिंग कोच बना हुआ है और अब उसकी हिम्मत और खुल गई। चीन का पैसा भी अब अफगानिस्तान की दिशा में जाएगा और अमेरिका भी अपने आधुनिक हथियार छोड़कर जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान एक ऐसा बम बनने वाला है जो कभी भी फट सकता है। भारत को इस समय आतंक के अफगानिस्तान घराने से सावधान रहना होगा। आतंक का अफगानिस्तान घराना जो है, वहां तालिबान और पाकिस्तान की भूमिका सीनियर आतंक मैनेजर की है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच घर वाली बात है। तालिबान के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तालिबान के लिए पाकिस्तान दूसरे घर जैसा है और हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन इसी बयान को जब आप तालिबान के नए अमेरिकी हथियारों के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह घर वाली बात नहीं बल्कि बहुत खतरनाक बात है। तालिबान के कई लड़ाके इस समय अमेरिकी हथियारों के साथ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर हाथ साफ कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट के खतरनाक पाकिस्तानी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। युद्ध के मैदान में अपने दमदार रोल के लिए मशहूर अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कंधार एयरफील्ड में जमीन पर ही इधर से उधर टैक्सी की तरह घुमाया जा रहा है और इस पर हाथ साफ कर रहे हैं तालिबानी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को इस तरह देखना अफगानिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर को तालिबानियों के हाथों ऑपरेट किया जाना एक नया और कुछ हद तक चिंताजनक सीन है। ये वीडियो क्लिप रूस के मीडिया ने रिलीज की है। उसने ये नहीं बताया कि ये कौन सा एयरबेस है, लेकिन हेलीकॉप्टर की पहचान की पुष्टि की है। ये अमेरिकी सेना का UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। अमेरिकी सेना ने करीब 35 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगान आर्मी को दिए थे। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जिस तरह वहां की सत्ता चरमराई, उसके बाद इन हेलीकॉप्टर्स का कोई माई बाप नहीं था। इसी बीच हर तरफ अफरा तफरी और टकराव के माहौल के बीच 9 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर अफगानी सेना के पायलटों ने हाथ साफ कर लिया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक 35 में से 9 हेलीकॉप्टर अफगानी सेना के पायलट उड़ाकर उज्बेकिस्तान ले गए। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 26 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अब तालिबान के पास है। इसको लेकर 2 बड़े सवाल। पहला ये कि क्या तालिबान के पास भरोसेमंद पायलट हैं? कुछ दिन पहले तालिबान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो टूटकर बिखर चुकी अफगान सेना के पायलटों से अपना काम करवाएगा। About previous army and military
that is collapsed, finished. So now if we want to hire them and bring them back to this rank, so definitely we will call them, and we need them because they have high training. Most of them got training in Turkey and Germany and England, so we need them and we will call them to get back to their positions. दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अच्छी ट्रेनिंग ले चुके अफगान आर्मी के पायलटों के भरोसे हेलीकॉप्टर उड़ तो जाएगा, लेकिन सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने से बात नहीं बनती। हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का क्या होगा? मिलिट्री ऑपरेशन में इसके इस्तेमाल का तरीका कैसे सीखेंगे तालिबान? वैसे इस सवाल का भी जवाब है, और वो जवाब चाइनीज है। चीन के पास Z-20 हेलीकॉप्टर है, जो वास्तव में एक किस्म से कार्बन कॉपी है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का, और चीन उसको हर प्रकार से मदद कर सकता है, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी, सस्टेनेंस के लिए भी और स्पेयर पार्ट्स मेकिंग के लिए। लेकिन चीन भी उसको बिना शर्तों के ये नहीं देगा। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को दुनिया के सबसे मशहूर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। इसके अलग अलग वेरिएंट अमेरिकी सेना समेत दुनिया के अलग अलग सेनाओं में 1970 के दशक से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के नए वर्जन और भी ताकतवर और भरोसेमंद हैं, और दुनिया भर में इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई हो रही है। 26 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के मालिकाना हक वाला तालिबान रातों रात अमेरिका के बाहर इन हेलीकॉप्टर्स का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन चुका है। तालिबान इन हेलीकॉप्टर्स को अपने फायदे के लिए पूरी तरह इस्तेमाल कर पाता है या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य में छिपा है, लेकिन इतना जरूर है कि तालिबान के लिए यह शुरुआत है, और आगे ऐसी एडवांस मिलिट्री साजो सामान को जब चाहे आसानी से इस्तेमाल करते रहना उसके लिए मुश्किल होगा। मंजीत नेगी और शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। देश में आज कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया है। सरकार के अनुसार भारत में आज 93 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत के बाद से यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।